नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां एलजी ने सीएम केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है। तीसरी बड़ी खबर वृंदावन से है, जहां श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां ट्रेड फेयर मेले में इस बार भी लाखों रुपए की घाटा होने की आशंका है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का आगाज गाजीपुर से कर दिया है। इस दौरान जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से फसली बटेरों से दूर रहने की भी अपील की है। भारत न टूरिज्म करता है न सहता है, यह सबको पता है। वहीं सीएम योगी ने इस अवसर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और गंगा विलास का जिक्र करते हुए सरकार की सफलताओं के बारे में भी बताया है। तो ये है आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का आगाज गाजीपुर से कर दिया है। इस दौरान जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से फसली बटेरों से दूर रहने की अपील की है और भारत ना टूरिज्म करता है ना सहता है, ये सबको पता है। वहीं सीएम योगी ने इस अवसर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और गंगा विलास का जिक्र करते हुए सरकार की सफलताओं के बारे में भी गिन पाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहे हैं, उस तरीके से लगातार तैयारियां की जा रही है। वहीं जेपी नड्डा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और जेपी नड्डा का जिस तरीके से कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, कितना योगदान जेपी नड्डा का रहेगा? और जिस तरीके से यूपी में भी देखा जा रहा है कि जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? जी पूजा, देखिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है जहां पर लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी पूरी निगाह उत्तर प्रदेश पे टिकी हुई है। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि जो हिंदी भाषी प्रदेश है उन पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें टिकी हुई है। और भारत जोड़ो यात्रा ने जिस तरीके से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकली, उससे खलबली मच गई। हालांकि उत्तर प्रदेश से केवल 11 जिलों में निकली है, जहां पश्चिम में भारत जोड़ो यात्रा निकली है, तो वहीं पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। और आज गाजीपुर में उनका प्रथम प्रवास था, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी को नीतियां गिनाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे उन्होंने संतुलित किए हैं, चाहे टेररिज्म का मुद्दा हो, जीरो टॉलरेंस की नीति हो, और इसके साथ ही डिजिटल मार्केटिंग हो, डिजिटल अन्य तरीके हैं, उसका नोटबंदी की हो, ये सब जो उन्होंने अपने जो कार्यक्रम किए हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, उनको गिनाया है गाजीपुर की जनता को। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है लोकसभा चुनाव में। और पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव जब हुए थे 2022, विधानसभा के जब चुनाव 2022 के हुए थे, तो वहां समाजवादी पार्टी कहीं टक्कर देते हुए नजर आई थी। तो ऐसे में क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 75 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो उसके लिए एक बार फिर से जमीन तैयार करनी होगी, कार्यकर्ताओं में जोश बनना होगा। और 1 साल का कार्यकाल जेपी नड्डा का बढ़ा दिया गया है। तो गाजीपुर से उन्होंने 2024 के चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियां गिनाई है, उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां गिनाई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वांचल के लोगों को लखनऊ राजधानी तक आते आते करीब 10 से 11 घंटे लगते, उसके बाद दिल्ली पहुंचते पहुंचते 2 दिन लगते थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्वांचल की जनता को संबोधित किया गाजीपुर में, जहां कई जिलों के कार्यकर्ता पहुंचे थे। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे एक्सप्रेस वे हो और इसके साथ ही काफी कॉरिडोर का निर्माण हो, और इसके साथ ही
तमाम जो एयरपोर्ट बनाए गए हैं, कुशीनगर का विकास हो, कुशीनगर एयरपोर्ट हो, यह भी सब गिनाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया है और जेपी नड्डा ने भी यही सब चीजें बताई हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो अब की बार कड़ी टक्कर देखी जा रही है वो पूर्वांचल के क्षेत्र में देखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी टक्कर, और तो वहीं कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा है। और अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश 2022 निकाय चुनाव होने थे, उसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर जो मुद्दा गरमाया हुआ है उसको संतुलित करने को लेकर भी ये बैठक अहम मानी जा रही है। और 2024 की तैयारियों को लेकर आज जो संबोधन हुआ है, जो रैली हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र और सरकार की नीतियों को जेपी नड्डा ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाया है। तो पूरा माहौल बनाने में जुटे हैं। करीब 20 से ऐसे लोग, 20 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं जो खासा महत्व रखती हैं और उसको जीतने में अपना दल का भी महागठबंधन है और निषाद पार्टी का भी गठबंधन है पूर्वांचल में, उसको भी सजोने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में, क्योंकि जो अपना दल हो या फिर निषाद पार्टी हो, दोनों अपनी सीटों की मांग कर सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पहले से अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर लगाए रखना चाहती है ताकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हो और जो अन्य उनके सहयोगी दल है उनको संतुलित तरीके से वहां बनाए रखा जा सके। जी, यह भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल के एलजी कौन होते हैं इस बयान पर विनय सक्सेना का कहना है कि इस पर जवाब की जरूरत नहीं है। एलजी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं आपका हेडमास्टर नहीं हूं, मैं लोगों की ईमानदार आवाज हूं। 4 पन्नों के लेटर में सक्सेना ने विधानसभा से एलजी दफ्तर तक विधायकों और मंत्रियों के मार्च, टीचर्स को फिनलैंड भेजने, दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों, क्वालिटी एजुकेशन का जिक्र किया है। उन्होंने सीएम के उपराज्यपाल मिलना नहीं चाहते हैं वाले बयान पर एलजी ने कहा है कि ये बात गलत है। तो जिस तरीके से देखा गया कि दिल्ली में घमासान मचा हुआ है सिर्फ एलजी के बयान को लेकर, वहीं दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल के एलजी कौन होते हैं इस बयान पर विनय सक्सेना का बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस पर जवाब की जरूरत नहीं है। एलजी में केजरीवाल को चिट्ठी लिखी गई है, इसमें उन्होंने कहा है कि मैं आपका हेडमास्टर नहीं हूं, मैं लोगों की ईमानदार आवाज हूं। 4 पन्नों के लेटर में सक्सेना ने विधानसभा से एलजी दफ्तर तक विधायक और मंत्रियों के मार्च, टीचर्स को फिनलैंड भेजने, दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों, क्वालिटी एजुकेशन का जिक्र किया है। उन्होंने सीएम के उपराज्यपाल मिलना नहीं चाहते हैं वाले बयान पर एलजी ने कहा कि ये बात गलत है। तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, देखा जाए तो सीएम केजरीवाल ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, तो एक सीएम का ये बयान देना कितना उचित है, क्योंकि जो एलजी का पद होता है वो एक संवैधानिक पद होता है, तो उसके बारे में इस तरीके से बोलना और सीएम होकर के ये बोलना आपको कैसा लगता है और कितना उचित है ये? निश्चित रूप से ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का ये बयान आश्चर्यजनक है जी। और चूंकि संवैधानिक पद होता है, जैसा भी आपने कहा, दिल्ली के उपराज्यपाल का, और क्योंकि उनकी अपनी एक गरिमा भी होती है, उनके विशेषाधिकार भी होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अनेक बार कई तरह के असत्य वाचन अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं, क्योंकि उनका सारा फोकस 2 चीज पर रहता है, किस तरीके से हमारा वोट बढ़े और कैसे केंद्र सरकार और उसके प्रतिनिधियों पर लांछन लगाया जाए। तो उनका ये बयान जो है उसी श्रृंखला का एक हिस्सा होता है। मोटे तौर पर अगर मान लीजिए इनको कोई निर्णय लेना है तो उनसे अनुमति लेने की कि इनको कठिनाई क्यों है, ये क्यों आखिर मनमाने निर्णय लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये चूंकि इनको अब बहुमत क्योंकि मिला हुआ है और फिर ये इस तरीके से खबरों में रहना चाहते हैं और जिस तरीके से अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये जो तनाव है, ये बयान है, ये सुर्खियां लेना मीडिया में, ये इसका हिस्सा है। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल जी का बयान बिल्कुल उचित नहीं है, मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप भी नहीं है। ठीक है, अगर बात करें तो जिस तरीके से एलजी ने 4 पन्नों का लेटर भेजा है, तो क्या 16 जनवरी को जब राष्ट्रपति ने कुछ पावर्स बढ़ा दी थी एलजी की, उसके बाद उन्होंने ये उनको लेटर्स भेजे हैं, क्या लगता है आपको?
देखिए, मोटे तौर पर उन्होंने जो लेटर भेजे हैं निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी की मंशा के अनुरूप और संविधान में जो उनको अधिकार दिए हैं और जिस आधार पर नीति निर्णय लिए जाने चाहिए, निश्चित रूप से उनका पत्र जो है उसके अनुरूप पत्र है। और इस पत्र, ऐसे पत्र पर प्रतिक्रिया देना या इस पत्र के विरुद्ध जाना, ये मैं समझता हूँ ये सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए उचित नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर। चलिए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां अगली खबर यूपी के वृंदावन से है, जहां ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। वृंदावन के साथ ब्रज के दूसरे धार्मिक स्थलों से लगातार समर्थन मिल रहा है। गोवर्धन दान घाटी के गोस्वामी समाज सहित भरतपुर के लोग भी आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे। लोगों ने बुलडोजर के फोटो लेकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही विरोध स्वरूप बुलडोजर की तस्वीर फूंकी। दरअसल व्यापारी और गोस्वामी जनों का मन कॉरिडोर को लेकर चिंता है। लोगों को चिंता इस बात की है कि कॉरिडोर बना तो उनकी रोजी रोटी और परिवार का पालन पोषण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वृंदावन की कुछ गलियों के साथ साथ कॉरिडोर बनने से वृंदावन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम लोगों के जो विरोध का आज जो है 9वां दिन है, उसी में पहले हमने जो है अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया था। आज हमने बुलडोजर का एक थोड़ा सा फोटो लेकर, बुलडोजर का बैनर लेकर हम लोग अधिकारियों को ये दर्शाना चाहते हैं कि वृंदावन में हमें जो हमारी धरोहर है, कुंज गलियाँ हैं, वही रहने दी जाए। यहाँ पर किसी भी तरह का बुलडोजर का कोई कार्य नहीं है। बांके बिहारी मंदिर में केवल व्यवस्था बनाने की जरूरत है। कॉरिडोर का यहाँ पर जो है बांके बिहारी क्षेत्र में क्या है, पूरे ब्रज 84 कोस में कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा हमारे जो है अधिकारियों से हमारा कहना है कि यहाँ से कॉरिडोर को ब्रज 84 कोस से कहीं और ले जाए। सरकार हमसे मुआवजे की बात कर रही है। मुआवजा घर मकान का हो सकता है, मंदिरों का थोड़ी ना। ये तो हमारे घर मकान थोड़ी है, ये तो मंदिर हैं हमारे। तो मुआवजा भावनाओं का नहीं हो सकता। इसलिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन से मेरा जो है पूरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे हमारे ब्रज 84 कोस में कॉरिडोर रूपी जो राक्षस को जन्म दिया उसको यहाँ से कहीं और ले जाएं। हमें यहाँ वृंदावन में कॉरिडोर नहीं चाहिए, केवल यहाँ व्यवस्था चाहिए बांके बिहारी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक जी, देखा जाए तो ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर विरोध जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्या कुछ ताजा अपडेट है अभी आपके पास? और यहाँ पर जो है बहुत तेजी से विरोध बढ़ता जा रहा है। आज जो है बुलडोजर का जो है पुतला लेकर उसको जो है जलाया गया है और बुलडोजर के जो फोटो हैं उसको जलाए गए हैं। जो और गोस्वामी है, सेवायत हैं और स्थानीय निवासी हैं, वो बिल्कुल भी कॉरिडोर के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि हमारी रोजी रोटी चली जाएगी और हम जो है बेघर हो जाएंगे यहाँ पे। और जो प्राचीन स्वरूप है वृंदावन का, वो प्राचीन स्वरूप कॉरिडोर बनने से समाप्त हो जाएगा। और हमने कई लोगों से आज यहाँ बात करी तो उनका यही कहना था कि हमें कॉरिडोर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हम लोग जो है जैसा हमारी कुंज की गलियां हैं, हमारा प्राचीन जो वृंदावन है, उस प्राचीन की जो छवि है उसको जो है बिगाड़ने की सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन हम इसको प्रयास को उनके सफल नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितना भी तेज आंदोलन करना पड़े। जी, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार विरोध जारी है और कॉरिडोर बनाने के पक्ष में यहाँ पर लोग नहीं नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि रोजी रोटी पर उनकी बात आ सकती है। तो आखिर प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? क्या इसी तरीके से कॉरिडोर बनता रहेगा या उनके पक्ष में बात आएगी? जी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर जो है संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद में जिले के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात करी है और वो अपनी नाराजगी भी उन्होंने जाहिर करी है। और उन्होंने कहा है कि मतलब ये किस तरीके से विरोध या कैसे वो चल रहा है, उन्होंने अपने आला अधिकारी तो उस पर जो है जिलाधिकारी पुलकित खरे और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने सेवायतों के साथ में एक बैठक करी है, जो कल देर रात तक चली थी बैठक। और उस बैठक में जो है एक यही उन्होंने निवेदन किया है कि कॉरिडोर जो है काफी विश्वनाथ तरीके से जो है कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी, होने दी जाएगी। जो है सरकार जो है पूरी तरीके से और जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से आपको हर सुविधा मुहैया कराएगा। लेकिन इस पर जो है सेवायत मानने के लिए तैयार नहीं है। देर रात तक बैठक चली थी, लेकिन बैठक में जो है इसका कोई नतीजा नहीं निकल कर आया। जी,
अगर इन लोगों के पक्ष में बात नहीं आई तो आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था लेकिन अभी तक उसके पक्ष में बात आई नहीं है। जी जी, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है जो गोस्वामी लोग हैं इन्होंने जो है और स्थानीय निवासियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले को ले गए हैं और वहां पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है अपना क्या फैसला देता है। याचिका इनकी स्वीकार कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब क्या आगे फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट की क्या रणनीति रहती है, क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। और कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है वो 5 एकड़ भूमि है जो हमारे ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल 5 एकड़ भूमि में जो है इसको चिन्हांकित किया गया है। चिन्हांकित करने के बाद में सेवायत और गोस्वामी सारे लोग जो है बहुत परेशान है और विचलित हो चुके हैं और इस बात से विचलित हैं कि हमारी रोजी रोटी चली जाएगी और वृंदावन का जो स्वरूप है वो खराब हो जाएगा, उनकी गलियों का स्वरूप खराब हो जाएगा। इसलिए जो है ये जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां ग्वालियर में 117 साल पुराने ग्वालियर ट्रेड फेयर मेले में इस बार भी लाखों रुपए के घाटा होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। बता दें कि मेला प्राधिकरण के कुछ बाबू और व्यापारी मिलकर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। यही नहीं, मेला प्राधिकरण का नियम है कि मेला दुकान आवंटन के बाद उसको बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन दुकानदार डायरेक्ट ट्रांसफर से कनेक्शन लगाकर बिजली चोरी कर रही हैं। यही नहीं, ग्वालियर व्यापार मेले में करीबन 15 से 20 झूले लगे हैं, सिर्फ मात्र 2 झूलों का ठेकेदार की ओर से बिजली का कनेक्शन लिया गया, बाकी सब अवैध तरीके से चल रहे हैं। दरअसल 1 किलोवाट कनेक्शन लेने पर दुकानदार को 16,500 शुल्क लगता है, लेकिन 30 किलोवाट की करीब मोटर लगी है तो कनेक्शन महज 3 किलोवाट का लिया है। इस तरह शासन को मेले में करीब 98 लाख का नुकसान होने की आशंका है। जो मेले से जो फार्म आया है जितने किलोवाट का है उतना कनेक्शन मिलेगा। ये जब झूले में झूले लगे ना तो जैसे रायन सिंह भदौरिया जी हैं, इनके कितने किलोवाट कनेक्शन दिया आपने? 3 किलोवाट के 2 कनेक्शन। किसको? रायन भदौरिया जी को। और ये क्या नाम है? अनुज गुर्जर। हाँ, 1-2 किलोवाट का है, दूसरा भी 2 किलोवाट। अच्छा, और जो झूले लगे हैं महेंद्र बतकारी जी के लगे हैं तो उनके कितने वाट के कनेक्शन है? उनके फार्म हमारे पास अभी प्राप्त नहीं हुए, उन्होंने मेले से कटवाए हैं, ये जानकारी हमारी को मिली है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जमा नहीं। मेला अच्छा चल रहा है, आप विजिट कर रहे हैं, आप जानकारी भी दे रहे हैं, अच्छी बात है। और जहाँ तक लाइट का आपने बताया तो ऐसा कोई पर्टिकुलर हो तो वो आप बतला दीजिए। और जहाँ तक बिजली के लिए है उसके लिए हमने कमेटी बना दी है, वो कमेटी 1 या 2 दिन में अपनी चेकिंग का काम शुरू करेगी। उसकी कमेटी बना दी है, दोनों तरह की बना दी है हमने। हाँ, आप नहीं भी बताना चाहें तो वो कमेटी का प्रतिवेदन आ जाएगा तो आपको बता देंगे, और या आप मेरे को बता देंगे तो उस जगह जाके स्पेशली दिखवा लेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। सर 12 नंबर छतरी पर सॉफ्टी वाला लगा हुआ है। ठीक, वो सॉफ्टी वाला कहता है कि अशोक जैन की है, अशोक जैन कहता है यहाँ के किसी व्यक्ति की है, वो नाम नहीं बोलूंगा मैं। तो आपने वो किसी की भी हो, यदि उसके यहाँ है इतना तो उसको उतना कनेक्शन लेना है, और वो कमेटी को हम बता देंगे कि स्पेशली पहले 12 नंबर छतरी पे चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्वालियर में 117 साल पुराने ग्वालियर ट्रेड फेयर मेले के इस बार भी लाखों रुपए के घाटा होने की आशंका जताई जा रही है। बता दी कि मेला प्राधिकरण के कुछ बाबू और व्यापारी मिलकर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। यही नहीं, मेला प्राधिकरण का नियम है कि मेला दुकान आवंटन के बाद उसको बिजली कनेक्शन दिया जाए, लेकिन दुकानदार डायरेक्ट ट्रांसफर से कनेक्शन लगाकर बिजली चोरी कर रहे हैं। यही नहीं, ग्वालियर व्यापार मेले में करीबन 15 से 20 झूले लगे हैं, सिर्फ मात्र 2 झूलों का ठेकेदार की ओर से बिजली का कनेक्शन लिया गया है, बाकी सब अवैध तरीके से चल रहे हैं। दरअसल 1 किलोवाट कनेक्शन लेने से दुकानदार को 16,500 शुल्क लगता है, लेकिन 30 किलोवाट की करीब मोटर लगी है तो कनेक्शन महज 3 किलोवाट का लिया गया है। साल शासन को मेले में करीब 98 लाख का नुकसान होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है।
तो ग्वालियर में 117 साल पुराने ग्वालियर ट्रेड फेयर मेले में इस बार भी लाखों रुपए की घाटा होने की आशंका है। बता दें कि मेला प्राधिकरण के कुछ बाबू और व्यापारी मिलकर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। यही नहीं, मेला प्राधिकरण का नियम है कि मेला दुकान आवंटन के बाद उसको बिजली कनेक्शन दिया जाए, लेकिन दुकानदार डायरेक्ट ट्रांसफर से कनेक्शन लगाकर बिजली चोरी कर रहे हैं। यही नहीं, ग्वालियर व्यापार मेले में करीब 15 से 20 झूले लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ मात्र 2 झूलों का ठेकेदार की ओर से बिजली का कनेक्शन लिया गया है। बाकी सब अवैध तरीके से चल रहे हैं। दरअसल 1 किलोवाट कनेक्शन लेने पर दुकानदार को 16,500 शुल्क लगता है, लेकिन 30 किलोवाट के करीब मोटर लगी है तो कनेक्शन महज 3 किलोवाट का लिया है। और इस तरह शासन को मेले में करीब 98 लाख का नुकसान होने की आशंका है। तो बता दें आपको कि ग्वालियर में 117 साल पुराने ग्वालियर ट्रेड फेयर मेले में इस बार भी लाखों रुपए की घाटा होने की आशंका है। बता दें कि मेला प्राधिकरण के कुछ बाबू और व्यापारी मिलकर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। यही नहीं, मेला प्राधिकरण का नियम है कि मेला दुकान आवंटन के बाद उसको बिजली कनेक्शन दिया जाए, लेकिन दुकानदार डायरेक्ट ट्रांसफर से कनेक्शन लगाकर बिजली चोरी कर रहे हैं। और यही नहीं, ग्वालियर व्यापार मेले में करीबन 15 से 20 झूले लगे हुए हैं। सिर्फ मात्र 2 झूलों का ठेकेदार की ओर से बिजली का कनेक्शन लिया गया, बाकी सब अवैध तरीके से चल रहे हैं। दरअसल 1 किलोवाट कनेक्शन लेने पर दुकानदार को 16,500 शुल्क लगता है, लेकिन 30 किलोवाट की करीब मोटर लगी है तो कनेक्शन महज 3 किलोवाट का लिया है। इस तरह शासन को मेले में करीब 98 लाख का नुकसान होने की आशंका है। तो ये आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर, जहां पर ग्वालियर में 117 इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, देखा जाए तो ग्वालियर ट्रेड फेयर मेले ने इस बार भी लाखों रुपए की घाटा होने की आशंका जताई है। क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से घाटा हो सकता है? देखिए, मैं जैसा कि आपको बता दूं कि ग्वालियर व्यापार मेले के अंदर एक नियम है यहाँ पर कि जैसे कि हम कनेक्शन कोई मेला प्राधिकरण देता है तो उसको 1 किलोवाट दुकानदार 2 किलोवाट देना है। और जो झूला सेक्टर है जिनके 30 किलोवाट की उनकी मशीनें लगी हैं वहां पर, ठीक है, लेकिन कनेक्शन मात्र वो 3 किलोवाट का लेते हैं, जिससे 27 किलोवाट मतलब माइनस 27 किलोवाट मेला प्राधिकरण को नुकसान होता है। मेरी बिजली घर में जीएम से ही बात हुई इस संबंध को लेकर, लेकिन बिजली घर ने एक कनेक्शन वो मेला प्राधिकरण को दे देते हैं, उनको पूरी यूनिट मिलते हैं। इसका नुकसान किसको होता है? मेला प्राधिकरण को। यहाँ के कुछ लोग और यहाँ के जो व्यापारी संघ, जो अपना व्यापारी संघ बताते हैं, वो लोग इससे कई ऐसे तो यहाँ झूले सेक्टर ऐसे 19 से 20 जो है यहाँ पर झूले सेक्टर लगे हुए, झूले लगे हुए हैं, लेकिन उनमें मात्र 2 लोगों ने वहां पर पर्ची कटाई है झूले पे यहाँ पर। बाकी तो सब डायरेक्ट लाइन लगा के, मतलब जैसे कहते हैं डायरेक्ट लाइन लगाई है, कनेक्शन यहाँ पर चला रहे हैं लोग। तो उसका पूरा श्रेय मेला प्राधिकरण को हमने कई बार सचिव महोदय से बोल दिया। सचिव महोदय का हमेशा हमको आश्वासन देते हैं कि भाई हमने ना टीम बना ली है और उसको हम जाएंगे, चेक कराएंगे। तो कहीं ना कहीं नुकसान पूरे शासन को हो रहा है। इस संबंध में लेकर मैं अभी मंत्री जी को ही फोन किया था कि भाई मेरा प्राधिकरण को नुकसान हो रहा है और जो शासन को नुकसान हो रहा है, तो इसमें कौन जवाबदार होगा? यहाँ पर तो सॉफ्टी का जैसे कनेक्शन है, सॉफ्टी के यहाँ पर 3 किलो 4 किलोवाट लेना कंपलसरी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर 4 किलोवाट का कनेक्शन नहीं लिया जाता है सॉफ्टी का, मात्र 1 किलोवाट कनेक्शन ले लेते हैं और 3 किलोवाट के चलाते हैं। इसकी पूरी जानकारी संज्ञान में निरंजन लाल श्रीवास्तव सचिव को है और मेरा प्राधिकरण को है, लेकिन उसका भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यहाँ पर सिर्फ इस तरह से अवैध पूरे बिजली कनेक्शन चल रहे हैं, जिससे शासन नुकसान होता है। और मेला जो है पिछले कई वर्षों से लगातार घाटे में चला रहा है, लेकिन ऑडिट में घाटे में चलाता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर लगे रहते हैं उसके कारण यहाँ पर ये शो करते हैं कि हम मेला प्रॉफिट में, लेकिन एक्चुअल में धरातल पे देखें तो यहाँ पर मेला प्राधिकरण लगभग कई वर्षों से नुकसान में चला रहा है। और इस वर्ष भी कम से कम हमने जैसे आकलन किया, हमने पूरा सर्वे किया हमारी टीम ने, 98 लाख रुपए का कम से कम मेला प्राधिकरण को या शासन को नुकसान होना तय है। ये बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। ठीक।
तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।